Hello everyone, my name is Tanmay Jha, I am project consultant from मध्य प्रदेश बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन। इस सेशन में हम समझेंगे कि हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग डिटेल कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी कर सकते हैं जो हमारे आने वाले बिड प्रपोजल्स मध्य प्रदेश के जितने भी टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें हाई चांसेस प्रोड्यूस करता है टेंडर जीतने के लिए। इस सेशन का मकसद या उद्देश्य यह है कि हम मूलतः ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी होती क्या है, बिड प्रपोजल्स में ये कैसे काम आएगी और कैसे हाई चांसेस हम बना सकते हैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, ताकि टेंडर प्रोसेस को ईजिली समझा जा सके। इस कोर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से रहेंगे। पहला रहेगा कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच, दूसरा रहेगा रोल इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, तीसरा की कंपोनेंट्स इन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, चौथा स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी बिल्डिंग में कैसे काम आती है। फिर हम समझेंगे कौन से विजुअल टूल्स हैं जो हम कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी और टेंडर प्रिपरेशन में। और लास्ट में हम एक कंक्लूजन और एक ओवरऑल अप्रोच समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट को इम्प्रूव और इम्प्रोवाइज करता है। थैंक यू। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी होती क्या है। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी is more than a technical document. It's a strategic tool. It demonstrates your technical competence, understanding of the project, and ability to manage complexities in a project. A well-written methodology builds trust and reassures clients that you can deliver. इसका कहने का मतलब यह है, आशय यह है कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि हमें टेक्निकल कंप्लायंस प्रोवाइड करता है, एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू देता है जिससे हम प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से आनी हो या डिपार्टमेंट की तरफ से आनी हो, उसको हटाया जा सके। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के तीन मुख्य बिंदु हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। पहला, आपको एक वो स्कोप देता है समझने के लिए कि प्रोजेक्ट किस तरह का है, किस लेवल का प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये आपके स्टेक होल्डर्स, चाहे वो क्लाइंट हो, डिपार्टमेंट हो, मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट हो या कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उसको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए टेंडर विनिंग, बिड प्रपोजल और एग्जीक्यूशन के लिए। और इससे बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका टेंडर कैसे इवेल्युएट हो रहा है। इन कॉम्पिटिटिव बिड्स अ स्ट्रॉन्ग मेथोडोलॉजी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। तो यहाँ पर हम जीत और हार दोनों की बात कर रहे हैं। आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी पे ही डिपेंड करता है कि आपके कितने प्रोबेबल चांसेस है टेंडर जीतने के या लूज करने के। इसमें इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ये स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग, सीक्वेंसिंग, रिसोर्स, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत कुछ। ये सिर्फ आपको इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू विल बिल्ड, इट इज हाउ यू विल बिल्ड इट। अब इसमें हम तीन मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के तीन मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है प्री कंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन और तीसरा होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन। हम पहले प्री कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। प्री कंस्ट्रक्शन में जो मुख्य बिंदु आते हैं वो आते हैं डिज़ाइन, साइट सर्वे, फिजिबिलिटी प्लानिंग, परमिट्स। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि इनका क्या महत्व है। प्री कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि अगर आपका डिज़ाइन सही रूप से नहीं आया हुआ है या आपके डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है तो इनिशियल स्टेज में ही आपके टेंडर के हाई चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाए, आपका अप्रोच गलत हो सकता है। इसके बाद आपको फिजिबिलिटी प्लानिंग समझनी पड़ती है। फिजिबिलिटी प्लानिंग का मतलब यह होता है कि आप ये समझेंगे मूलतः एक
ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट या ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है अपकमिंग टेंडर में, ये कितना फिजिबल है और क्या इसको कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं अगर उदाहरण दूं तो विदेशों में भी और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी प्लानिंग नहीं की गई और डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया गया। जैसे हम उदाहरण लें, एक सिटी है पुणे में, लवासा, लोनावला सिटी, वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट हुआ क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी प्लानिंग नहीं हुई थी। ऐसे ही अगर हम विदेशों में बात करें तो नियोम द लाइन आपने सुना होगा, वो एक फेल्ड प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए हुआ कि उसकी डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनी थी। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट और फिजिबिलिटी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि न वो सिर्फ कॉस्ट को इम्पैक्ट करती है बल्कि प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग स्टेज से लेकर के लास्ट के स्टेज तक को इम्पैक्ट करती है। इसके बाद हम आगे समझेंगे साइट सर्वे। साइट सर्वे कई बार इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट जिस जगह पर एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी साइट लोकेशन क्या है, वहाँ से यूटिलिटीज़ कितनी दूर हैं, हमें कौन कौन से क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूटिलिटीज़ ऐसी आती है जो चार्टेड आती हैं, कुछ अनचार्टेड आती हैं। चार्टेड यूटिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो आती हैं जो कि हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखित है या उद्देशित है, अगर मैं कहना चाहूँ तो। और अनचार्टेड यूटिलिटीज़ ये होती हैं कि जिनमें आपको सामने वस्तुतः वो दिखती नहीं है, पर वो बाद में आकर के प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आज की डेट में इंटीग्रेटेड गैस पाइपलाइन हर जगह बिछ रही है। तो आप जब टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस समय पर अगर आपकी गैस पाइपलाइन का स्कोप नहीं डला हुआ है या वाटर पाइपलाइन का स्कोप नहीं डला हुआ है, आपने एनालिसिस नहीं किया है, तो बाद में कॉन्ट्रैक्टर को ही दिक्कत जाती है, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ता है, डिले होता है। क्लाइंट भी फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट क्यों, रीजंस पूछते हैं किस वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो एक फिजिबिलिटी प्लानिंग और एक फिजिबिलिटी स्टडी बहुत जरूरी है आपके टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में। इसके बाद हम समझेंगे परमिट्स। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि बहुत सारे क्लियरेंसेस हमें लेने पड़ते हैं हर अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग्स में आपको परमिट्स लेने पड़ते हैं, आपको रोड की परमिट लेनी पड़ती है, आपको एनवायरमेंट एप्को से परमिट लेना पड़ता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से परमिट लेना पड़ता है, आपको कलेक्टर से परमिट लेना पड़ता है, आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है कि आप ट्राइबल की जमीन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे परमिट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, और किसी भी एक परमिट की वजह से अगर रेड टेपिंग होती है या प्रोजेक्ट डिले होता है तो वो सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर पे भी और क्लाइंट डिपार्टमेंट पे भी। तो अगर आप ये चेक्स एंड बैलेंसेस बना करके चलेंगे और अगर आप इन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण समझ करके इनकी पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एसेट टूल बन जाएगा जिससे आप असेसमेंट कर सकते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट का। और शुरू में ही आपके हाई चांसेस रहेंगे कि अगर आपने इन सब मुख्य बिंदुओं को प्री कंस्ट्रक्शन में अगर एनालाइज किया हुआ है तो आपके टेंडर इवैल्यूएशन के टाइम पर भी जो डिपार्टमेंट है या इवैल्यूएशन अथॉरिटी है उसको समझ में आएगा कि इनका जो एस्पेक्ट है, इनका जो डिटेल्ड स्कोप है वो काफ़ी इन लाइन है और ये हमारे आने वाले टेंडर्स में इनका पार्टिसिपेशन, इस फलाने फलाने कॉन्ट्रैक्टर का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। ये आपको एक अपर एज देगा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में कंस्ट्रक्शन का क्या रोल है। तो जब आप प्लानिंग कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो कुछ देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लान्ड एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एग्जीक्यूशन। इसके बीच का जो अंतर है वो एक प्रोजेक्ट प्लानर और मैनेजर सिविल इंजीनियर जो ऑन साइट है उसके बीच का जो ब्रिज गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जीक्यूशन, बिफोर प्लानिंग एंड देन टिल द एग्जीक्यूशन। कंस्ट्रक्शन फेज जब शुरू होता है उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सारे क्लियरेंसेस मिल गए, क्या आपके पास सारी ड्राइंग्स पहुंच गई, क्या आपने डिपार्टमेंट से परमिट ले लिया, या जो ऑब्स्टेकल आने वाले कंस्ट्रक्शन फेज में शुरू हो सकते हैं जब आप कंस्ट्रक्शन फेज शुरू कर रहे हो तो वो आपके पास पहले से चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आप एग्जीक्यूट करने के स्टेज पे हो कि नहीं हो। एंड अगर आपका किसी भी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले होने का चांस हो रहा है तो ये आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन फेज से पहले ये चैलेंजेस आ रहे हैं और ये आपको टेंडर स्कोप में लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को भी बताना पड़ेगा, कंसल्टेंट को भी बताना पड़ेगा। तो ये तीनों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है जब कंस्ट्रक्शन फेज शुरू होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज शुरू होना मतलब आपका मैच स्टार्ट हो गया, आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई और आप वहां पर अब यू आर ऑल अलोन। अब इसके बाद आपके पीछे प्लानिंग, आप बैक प्लानिंग नहीं कर सकते, आप बैक स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, आप
पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले नहीं बना सकते। तो ये सारे चेक मार्क्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे जब आप कंस्ट्रक्शन फेज शुरू करते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन फेज के पैरामीटर्स को समझते हैं। पहला आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब कंस्ट्रक्शन फेज एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर क्या है, क्या वो सेफ्टी मेजर रख रहा है नहीं रख रहा है, वो कंक्रीटिंग कर रहा है तो किस ग्रेड की कंक्रीटिंग कर रहा है, क्या वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, क्या उसने सारे बिल्डिंग नॉर्म्स समझे हैं, क्या वो बिल्डिंग कोड्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे पैरामीटर्स आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ यूज होता है IS कोड्स डिज़ाइन के लिए, हमारे यहाँ यूज होता है NBC कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे कोड्स के अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्ट्रैक्टर जा रहा है तो उससे आप टेंडर डॉक्यूमेंट भी फॉलो करेंगे जो आपके बने हुए हैं, और इसमें आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि आप बियॉन्ड द लेवल जाकर के आप कंस्ट्रक्शन किस तरह का एग्जीक्यूट कर रहे हैं या प्रोडक्ट किस तरह का आप दे रहे हैं। अब आते हैं हम साइट प्रिपरेशन एंड फाउंडेशन पे। साइट प्रिपरेशन एंड फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है, कोर फाउंडेशन है, उसका डिज़ाइन किस लेवल का हुआ है, क्या वो राफ्ट फाउंडेशन है, क्या वो पाइल फाउंडेशन है, क्या वो ओवरऑल फाउंडेशन किस तरह का है, और जो आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा है आपको उसी तरह की पाइलिंग करनी है, आपको उसी लेवल का पिट देना है, आपको जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो सेम यूज करना है जो आपके स्कोप में दिया हुआ है, आपके स्कोप ऑफ वर्क में दिया हुआ है, आपका रेनफोर्समेंट, आपका बार बेंडिंग शेड्यूल, ये सारा साइट प्रिपरेशन और फाउंडेशन लेइंग में आता है। और इसमें ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंसल्टेंट की प्लस सुपरविजन क्वालिटी टीम की जो वहां पर सुपरवाइज कर रही है कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंड डॉक्यूमेंट वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई भी डिले आ रहा है या इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो ये कंसल्टेंट की भी जिम्मेदारी है और सुपरविजन क्वालिटी वाले की भी जिम्मेदारी है कि वो उसी टाइम पर इंटीमेट करे या तो क्लाइंट को या तो एग्जीक्यूशन अथॉरिटी को। आगे हम जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज लाइक अ बैकबोन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर आपकी हड्डियां मजबूत नहीं है, अगर आपका डिजाइन मजबूत नहीं है तो आपका कंस्ट्रक्शन मजबूत नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रॉपर नहीं करेंगे तो बहुत हाई चांसेस होते हैं जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस को बहुत ज़्यादा डिले किया गया या नेग्लिजेंस किया गया और जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई। 15 साल 10 साल जिनकी लाइफ 50-50 60 साल तक होनी चाहिए वो हो गई। हम आए दिन पेपर में देखते हैं कि ब्रिज कोलैप्स हो गया। सबसे बड़ा रीज़न ब्रिज कोलैप्स होने का एक होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं होता उसका प्रॉपर, उसका रोड पेवमेंट जो होता है डिज़ाइन, आपका ट्रैफिक मूवमेंट, ये सारा एनालाइज नहीं होता जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वजह से, पुअर स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वजह से आपका फाउंडेशन आपका जो अप्रोच है जिसकी वजह से आपका बिल्डिंग या आपका ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। MEP इंस्टॉलेशन। अगर हम MEP इंस्टॉलेशन की बात करें तो MEP इंस्टॉलेशन से हमारा आशय यह है कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ये आपका प्रॉपर है कि नहीं। अगर आपका ये प्रॉपर नहीं है तो इसमें आपको आने वाले टाइम में बिल्डिंग बनने के बाद बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। पुअर HVAC की वजह से आपके बिल्डिंग के अगर वो ग्रीन बिल्डिंग है तो उस पर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका CO2 एमिशन बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका MEP इंस्टॉलेशन ऐसा होना चाहिए कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस लेवल की इलेक्ट्रिफिकेशन हमको चाहिए या हमारी प्लम्बिंग या किस लेवल का हमको पाइपलाइन चाहिए, कोई अगर सॉल्ट एरिया है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पर आप हाई कोरोसिव रेजिस्टेंस पाइप डलवा सकते हैं। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको फायर रेटेड जो केबल्स होती हैं उनका इंस्टॉलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारा MEP के अंदर आएगा। फिनिशिंग वर्क्स। फिनिशिंग इज लाइक अ फाइनल टचअप टू द बिल्डिंग। तो जब आप फिनिशिंग करते हैं, आपने बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना ली, आपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी कर लिया, आपने फाउंडेशन भी बहुत अच्छा लेआउट कर लिया, आपने ब्रिक वर्क बहुत अच्छा कर लिया, आपने MEP इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आपने फिनिशिंग में आपने अगर उसमें उस स्कोप को अगर नहीं समझा तो फिर आपका जो आउटर अपीयरेंस है या आपका जो फाइनल टच है वो दिखेगा, वो एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा और उसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत या आपका पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो एक बहुत ही खराब ढंग से दिखेगा। तो फिनिशिंग वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर फिनिश दें। ये इंश्योर करें कि कोई भी क्रैक्स, क्रैम्प्स या कोई भी सीलन, पुट्टी, अगर आप खराब पुट्टी यूज़ करते हैं, खराब पेंट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आते हैं।
तो ये सारे पैरामीटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं कंस्ट्रक्शन फेज में कि जब आप फिनिशिंग दे रहे हैं तो यू शुड यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पुट्टी, यू शुड यूज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट आर यूज्ड टू बी प्रोवाइडेड इनटू द फिनिशिंग, एंड इससे आपकी फिनिशिंग इंप्रूव होगी, इससे आपका बिल्डिंग का आउटर लुक भी इंप्रूव होगा और इनर लुक भी इंप्रूव होगा। अब हम समझेंगे पोस्ट कंस्ट्रक्शन। पोस्ट कंस्ट्रक्शन के स्कोप टेंडर डॉक्यूमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें आपका हैंडओवर आता है। हैंडओवर मतलब जब आप जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है उसको आप डिपार्टमेंट को दे रहे हैं या लोकार्पण के समय दे रहे हैं, तो उस समय आपके सारे क्लियरेंसेस, आपके बिलिंग्स सारे क्लियर्ड होने चाहिए। आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी तरफ से कुछ भी वर्क पेंडिंग नहीं है, या आने वाले समय में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं उसका मिटिगेशन आपने किया है या नहीं किया है। कमीशनिंग का आश्रय यह है कि आपका जब प्रोजेक्ट कमीशन हो जाता है, मतलब वहाँ पर मान लीजिए अगर आप एक स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका लोकार्पण हो गया और उसके बाद उसकी कमीशनिंग हो गई, मतलब वहाँ पर प्रॉपर स्कूल में संचालन शुरू हो गया, तो उस समय आने वाले आपके स्कोप में है कि अगर 5 साल 10 साल 15 साल तक उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कई बार कॉन्ट्रैक्टर ही लेकर के रखता है, कई बार वो थर्ड पार्टी को देता है, तो वो आपकी कमीशनिंग किस तरह की है। अगर आप पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी कमीशनिंग कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखित है, और उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। टेस्टिंग एंड क्यूए। टेस्टिंग, आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे कि क्या आपने जितने बच्चों का स्कूल बनाया है, मान लीजिए अगर 500 बच्चों का 500 बच्चों का स्कूल बनाया है, तो क्या वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड या ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, क्या वो 500 लोगों को बैठा सकता है या 300 लोगों को बैठा सकता है या 100 लोगों का स्कूल है, वो आपको एक टेस्ट करना पड़ेगा कि स्कूल का एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। आगे हम जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी हैंडओवर में कवर कर लिया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। आपको एक क्लियरेंस लेटर डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, आपको होम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, प्लस आपको क्लाइंट से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि आपकी तरफ से सारा कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है और इसमें आने वाले कोई भी कार्य की जिम्मेदारी आगे जो भी आती है वो अगर आपके स्कोप में है तो आप लेंगे, नहीं तो वो किसी थर्ड पार्टी को अगर स्कोप में है तो उसको हैंड ओवर जाएगी। मेंटेनेंस प्लान, कई बार मेंटेनेंस प्लान लोग टेंडर डॉक्यूमेंट में डालना भूल जाते हैं और उसके बाद में आप बाध्य हो जाते हैं कि आपको इतने साल का, अगर आपका 10 साल का मेंटेनेंस है, वो फिर आपको कंपेल करेंगे कि आपने मेंटेनेंस प्लान नहीं डाला तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी जाएगी। तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस प्लान अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना चाहिए, जिससे हमें पता हो कि हम कितने साल के लिए उस बिल्डिंग को मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे आप अगर कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी देखिए तो उसमें अगर हमारा गृह निर्माण मंडल पकड़ लीजिए, तो अगर गृह निर्माण मंडल कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, हाउसिंग बोर्ड कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, तो वो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद 5 साल 7 साल या 10 साल के लिए मेंटेनेंस रखता है। ज़्यादातर वो 5 साल तक के लिए मेंटेनेंस रखता है, आजकल तो 2 या 3 साल के लिए ही रखने लग गया है, और उसके बाद वो सोसाइटी को हैंड ओवर कर देता है। इससे जितने भी चैलेंजेस आने वाले टाइम पर हैं, वो हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो जब तक मेंटेनेंस कर रहा है तब तक बिल्डिंग का रखरखाव, बिल्डिंग के आसपास की जो भी सुविधाएं हैं वो हाउसिंग बोर्ड प्रोवाइड करेगा, चाहे वो लैंड मेंटेनेंस चार्ज हो, चाहे वो लैंडस्केपिंग हो, चाहे वो किड्स एरिया को मेंटेन करना हो, या फिर ऑडिटोरियम हो, या फिर क्लब एरिया हो, ये सारी चीज़ें हाउसिंग बोर्ड करके देगा। पर जिस दिन सोसाइटी हैंड ओवर हो गई तो उसके बाद वो पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर आ जाती है, जिसमें सोसाइटी डिसाइड करती है कि उसका मेंटेनेंस किस हद तक होगा या कैसा होगा। उसमें फिर हाउसिंग बोर्ड का कोई रोल नहीं रह जाता। तो मेंटेनेंस प्लान में ये सारी चीज़ें हो जाती है। फाइनल साइन ऑफ के टाइम पर आपका एक लोकार्पण हो सकता है। आप इसको हैंड ओवर कर रहे हैं तो आपके पास सारे क्लियरेंस पेपर आ जाने चाहिए, और सारे पेपर्स में आपकी एक चेकलिस्ट बननी चाहिए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया इतने माह में। एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस क्लास के कॉन्ट्रैक्टर थे, आपने किस लेवल का प्रोजेक्ट किया है, किस कॉस्ट का प्रोजेक्ट किया है, और कितना माह लगा, कितना डिले हुआ, कितना समय लगा इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। वो सारा एक सर्टिफिकेट में होना चाहिए, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये ओवरऑल मैंने इस मॉड्यूल में ये समझाने की कोशिश की कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी होती क्या है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्यों कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट और डिपार्टमेंट को इम्पैक्ट करती है, और कैसे ये आपका चांस बढ़ाती है जब आप प्री बिड प्रपोजल करते हैं या टेंडर प्रपोजल करते हैं, तो उस समय पर आपके हाई चांसेस कैसे बढ़ सकते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट को जीतने के लिए। इस मॉड्यूल में हमने ये समझा। धन्यवाद। अब हम अगला मॉड्यूल समझने की कोशिश करेंगे
कि किसी भी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को प्रिपेयर करने के क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं। एक टिपिकल प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को समझने की है वो कुछ इस तरह से है कि पहले आप रिव्यू करते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट को और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। आप उसके बेसिस पे ही टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट के स्कोप में है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रही है आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में कि नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो कुछ इसमें चेंजेस आएंगे। दूसरा, साइट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको टोपोग्राफी समझना ज़रूरी है, आपको एक्सेस, यूटिलिटीज़, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना ज़रूरी है ताकि आप सारी चीज़ें उस टेंडर डॉक्यूमेंट में डाल सके, आपको समझ में आए कि आपने साइट असेसमेंट किया है। अगर आपको ग्राउंड ही नहीं मालूम है कि किस ग्राउंड पर आप खेल रहे हैं तो फिर आप एक बेहतर टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे। तीसरा है वर्क पैकेजेस एंड सीक्वेंसेस। वर्क पैकेजेस से आश्रय यह होता है कि आप जब कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एक बहुत बड़ा समंदर है, एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक है और उसके अंदर छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्क पैकेज मैनेजर बनाना ज़रूरी है कि जैसे आप बना सकते हैं एक वर्क पैकेज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, इनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उसके बेसिस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं हर एक एक्टिविटी का। ये आता है हमारी पूरी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में। बट टेंडर डॉक्यूमेंट में भी आपका ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए कि आप जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि आप 30% डिज़ाइन कर रहे हैं फिर 50% डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका बिल पेमेंट होगा। या 90% डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आपका 10% पेमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद आपका 30% पेमेंट होगा, 60%, 90% और 100%। तो ये आपको WBS ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि मेरा जिस दिन ड्राइंग रिसीव हुआ उसके बाद से मेरी डिज़ाइन बन गई तो मेरा पेमेंट इस तारीख को डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाना चाहिए ताकि मैं आगे की स्ट्रेटेजी और आगे की प्लानिंग बना सकूं। तीसरा आता है आपका क्रिटिकल एक्टिविटीज समझना। प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप जब प्लानिंग करते हैं आप गैंट चार्ट बनाते हैं, आप एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं, आप WBS डिफाइन करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। उसमें जो क्रिटिकल पाथ है, अगर क्रिटिकल पाथ और क्रिटिकल एक्टिविटीज का आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट का शेड्यूल हिल जाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज वो होती हैं जिनकी वजह से किसी भी प्रोजेक्ट की डिले हो रही है या किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी कंपोनेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये हम जनरली 2-3 सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे करते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल प्राइमावेरा। इन प्रोजेक्ट्स पे हम प्लानिंग करते हैं जिनमें हम एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस दिन शुरू हुआ, किस दिन ख़त्म हो रहा है और हम अगर आज की डेट में जिस स्टेज पर हैं वहाँ से हम कितना डिले हमें प्रोजेक्ट में मिलेगा। एक डिले एनालिसिस भी होता है, एक शेड्यूल कर्व भी बनता है। ये सारा आपके स्कोप में होना चाहिए क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि किस कारण की वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तब तक आप टेंडर डॉक्यूमेंट में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा। और ये आपको क्लाइंट कंपेल करे या ना करे ये आपके स्कोप में होना ही चाहिए। आपको अपना एक प्लानिंग का बंदा रखना पड़ेगा, एक रिसोर्स रखना पड़ेगा जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे, जो प्लान बनाए, जो गैंट चार्ट बनाए, जो आपको प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करे, जो साइट में ऑनगोइंग एक्टिविटीज है साइट मैनेजर से इनपुट ले, एक्चुअल कंस्ट्रक्शन फेज क्या चल रहा है उसका एनालिसिस करे। ये सारा आपका आता है क्रिटिकल एक्टिविटीज के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है। स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन का कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको 100 मजदूर की ज़रूरत है आज की डेट में। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए कहीं बिल्डिंग बननी है, मान लीजिए एक स्कूल बनना है, रेहटी में एक स्कूल बन रहा है या हमारा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बन रहा है, वहाँ पर आपको 100 मजदूर की ज़रूरत है। किसी कारणवश उसका स्केड्यूल हो गया कि 50 उस दिन 50 मजदूर आए और सिर्फ 50% काम कंप्लीट हुआ, तो आप आने वाले समय में कितने मजदूर ज़्यादा लगाएंगे जिसकी वजह से वो काम सही समय पर ख़त्म हो सके। आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत है, एक साइट इंजीनियर की ज़रूरत है, एक फील्ड इंजीनियर की ज़रूरत है, कितने फील्ड इंजीनियर का सुपरविजन आपको चाहिए, वो आपका एक एनालिसिस आता है रिसोर्स एलोकेशन में। और आपका बिल भी उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा। अगर आपने एक दिन 50 मजदूर लगाए, अगले दिन 200 मजदूर लगाए, तो आपको 200 मजदूरों का पेमेंट आपको एक साथ बिल रेस करना पड़ेगा। हो सकता हो उस दिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि उनका लेबर रेट चेंज हो जाए या आपके पूरे
कॉन्ट्रैक्ट पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको जितने रिसोर्स की जरूरत है उतने ही रिसोर्स आप रखें, ना ज़्यादा रखें ना कम रखें। आगे हम बढ़ेंगे, एड्रेस प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट। बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, जैसे कि कई बार आपको पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन नहीं मिल पाती। अब आपको इलेक्ट्रिफिकेशन लाइन मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर से लानी है, तो ये एक कंस्ट्रेंट हो गया जिसकी वजह से 10 दिन तक लेबर आपका बैठा हुआ है और आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है, या आपका एक्सकवेशन नहीं हो पा रहा है, या आपको पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी जंगल एरिया में हैं, किसी रिमोट एरिया में, ट्राइबल एरिया में है, वहाँ पर 10 किलोमीटर दूर से पानी की अवेलेबिलिटी मिल रही है, वाटर डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस मिल रहा है, तो आपका कंक्रीटिंग शुरू नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो ये आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत ही एलिमेंटल कंस्ट्रेंट होते हैं, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। ये भी आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो मेथोडोलॉजी है उसका रिव्यू लास्ट में बहुत ज़रूरी है, जिसको वैलिडेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अप्रोच सही है कि नहीं। और ये आपको रिव्यू मंथली, वीकली, मैं तो कहता हूँ कि वीकली करना चाहिए ऑन साइट और मंथली करना चाहिए क्लाइंट के साइड से, ताकि क्लाइंट को भी आइडिया हो कि प्रोजेक्ट किस दिशा में जा रहा है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को समझने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में क्या क्या पैरामीटर्स हम समझते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला, साइट क्लियरेंस एंड सर्वे। साइट क्लियरेंस करना बहुत ज़रूरी है, सर्वे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो एरिया है वो कितने लेवल पर है, कितने हेक्टेयर पर है, क्या ग्राउंड लेवल है, वहाँ से आपका कंस्ट्रक्शन किस फेज पे शुरू होगा, क्लियरेंसेस आपको डिपार्टमेंट से मिल गए हैं कि नहीं मिल गए हैं, ये आपका बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन वर्क्स। एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन वर्क्स में आपकी बिल्डिंग मेथोडोलॉजी में कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन वर्क का बहुत बड़ा रोल है। आपकी पूरी फाउंडेशन क्लियर हो रही है कि नहीं, टाइम पर शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, किस तरह की फाउंडेशन स्टार्ट हुई है, कैसा आपका एक्सकवेशन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी। स्ट्रक्चरल वर्क्स में फिर वही आ जाता है, आरसीसी स्टील, आपका बार बेंडिंग शेड्यूल, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किस तरह का है, मेसनरी एंड फिनिशेस, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है। एमईपी इंस्टॉलेशन आपको समझा चुका है मैंने कि एमईपी इंस्टॉलेशन का कितना बड़ा रोल है किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में। और लास्ट में आता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कि आप एक फाइनल चेक करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के हिसाब से टेस्ट हो रहा है, कमीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस मॉड्यूल से हमने ये समझा कि कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में क्या मेजर पैरामीटर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि हमारे क्या क्या बेसिक कंपोनेंट हो सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम अगला मॉड्यूल जो समझेंगे वो होगा विजुअल टूल्स कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के लिए कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो विजुअल टूल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या आपके जो डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग चीफ सर हैं, जनरल मैनेजर सर हैं, ये जा करके ऑन साइट विजिट हर बार नहीं कर सकते। इनको एक विजुअलाइजेशन चाहिए, एक डिटेल, एक ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस चाहिए कि फलाना प्रोजेक्ट अभी किस स्टेज पर है, आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और ये कब खत्म होगा और इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। एक प्री एनालिसिस प्लस ऑन ग्राउंड एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस, ये तीनों हमारे डिपार्टमेंट को जरूरी होता है जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हो कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के लिए। तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आपके प्लानिंग के टूल्स होते हैं, गैंट चार्ट होता है, आपका कंस्ट्रक्शन के लिए प्राइमवेरा होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सारे टूल्स आपको एनालाइज करते हैं प्लानिंग के लिए कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसी हो रही है। अगर आपको ऑन साइट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करना है तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कि हर ग्राउंड पे, हर साइट पर कैमरा इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका डायरेक्ट रिव्यू हेड ऑफिस पे भी हो सके, साइट में भी हो सके, और एक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हम कर सके कि अभी किस स्टेज पर है, और हम आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट को भी दिखा सके, डिपार्टमेंट भी रिव्यू कर सके, क्योंकि कई बार रिमोट एरिया में जाना एक्सेसिबल नहीं हो पाता। तो ये भी एक विजुअल इंस्टॉलेशन में आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपका रिसोर्स हिस्टोग्राम्स, कि आपका जो रिसोर्स है वो कितना दिन काम किया, उसका लेबर कॉस्ट कितना निकला, उसकी बिलिंग कैसी हो रही है, आप अगर एनालिस्ट लगा रहे हैं या आप एसक्यूसी का बंदा डाल रहे हैं, सुपरविजन क्वालिटी कर रहे हैं, वो बिल कैसे कर रहा है, मैन मंथ रेट पे कर रहा है या लमसम रेट पे कर रहा है, फिक्स प्राइस पे कर रहा है या टाइम एंड मटेरियल्स पे कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी के हिसाब से। तीसरा आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस डायग्राम।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे सरल एग्जाम्पल है कि आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप डिपार्टमेंट के लिए जाते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसमें आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है कि आपका कंस्ट्रक्शन किस लेवल से शुरू हुआ। जैसे 6 लेवल की प्लानिंग होती है, 0 से लेकर के 6 तक। तो ये प्लानिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन फेज के भी 6 फेज होते हैं। एक होता है प्री फिजिबिलिटी स्टडी, फिर होता है फिजिबिलिटी स्टडी, फिर होता है डिटेल डिजाइन, फिर होता है कंस्ट्रक्शन, फिर होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन और फिर होता है हैंडओवर। ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए क्लाइंट डिपार्टमेंट के पास भी समय नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी समय नहीं है। अगर आप इसका विजुअलाइजेशन कर देंगे तो आइडिया डिपार्टमेंट को भी मिल जाएगा, एसीएस सर को भी मिल जाएगा, एएनसी सर को भी मिल जाएगा कि अभी हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पर है, और उसको इनको एक विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि हम प्रोजेक्ट में किस तरफ जा रहे हैं। ये कुछ विजुअल टूल्स हैं जिनका हम एनालाइज करके कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को बेटर बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि कैसा विजुअल टूल्स इंपॉर्टेंट होता है और कैसे कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में ये इम्पैक्ट करते हैं आपके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को। थैंक यू। अब हम समझेंगे इस मॉड्यूल में कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसको आपको हटाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जब आप एक टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में जा रहे हैं। इनमें बेसिकली 4 होलिस्टिक अप्रोच आप ले सकते हैं जो मैंने एनालाइज करके बनाया हुआ है। पहला, आपको पुराने एकदम जेनरिक मेथोडोलॉजी नहीं यूज करनी है कि आपकी डिटेल्ड स्कोप ना हो प्रोजेक्ट का। आपने सिर्फ ओवरऑल एक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी जो चला आ रहा है हर प्रोजेक्ट में वही आपने यहाँ पर डाल दिया। उससे क्या होगा, आपके जो प्रोजेक्ट के इन हाउस चैलेंजेस है वो आप समझ नहीं पाएंगे और आपका जो कंस्ट्रक्शन अप्रोच है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। साइट स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट अगर आप इग्नोर करते हैं तो उससे ना केवल आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा प्लस डिले भी होगा। जैसा मैंने आपको बताया, कंस्ट्रेंट में वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, आपका जंगल क्लियरेंस, आपका एनवायरनमेंट, आपका हेल्थ सेफ्टी, आपका लेबर सेफ्टी, अगर आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया तो आपको बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी भी ठोक दे या फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दे, आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको साइट स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट हमेशा रखना है। तीसरा सबसे जरूरी है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका कोऑर्डिनेशन शेड्यूल और बीओक्यू के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपका शेड्यूल होना था, आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक, मान लीजिए एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए आपकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी थी और उसका एकेडमिक ब्लॉक खत्म होना था 6 माह के अंदर और वो खत्म हो रहा है 1 साल के अंदर और उसकी वजह से आपकी दूसरी बिल्डिंग शुरू नहीं हो पा रही है, तो आपका कोऑर्डिनेशन विद शेड्यूल है कि नहीं प्रोजेक्ट के साथ। ये आपका अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। आपके बीओक्यू आइटम्स में जो रेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप बिलिंग कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप उसके हिसाब से बिलिंग करें। अगर आपने वो नहीं किया तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपने HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, या फिर क्वांटिटी एनालिसिस या क्वालिटी एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने हेल्थ मेजर्स नहीं लिए, आपने हैजार्डस जगह पर काम शुरू कर दिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई कोल माइंस है या कोई अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फायर रिफाइनरी है, जैसे हम एग्जांपल ले कि बरौनी रिफाइनरी है, वहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने वहाँ पर मेजर्स नहीं लिए, आपने हेल्थ सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पर आग लग सकती है, वहाँ पर जान माल और कॉस्ट का नुकसान हो सकता है। तो ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने हेल्थ सेफ्टी मेजर्स लिए है कि नहीं, आपके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है कि नहीं, इन केस ऑफ एनी कोई भी ऐसी मिसहैप होती है तो उसमें आपके क्या मिटिगेशन मेजर्स हैं, ये आपके सारे कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी और अप्रोच में आएंगे। क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपका क्वालिटी क्या है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और क्वालिटी कंट्रोल, अगर मान लीजिए आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जो स्टैंडर्ड बीओक्यू आइटम्स हैं, SOR या नॉन SOR, उसके लेवल पर आप कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उससे नीचे गए तो आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आपको तोड़ करके फिर बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कॉन्ट्रैक्टर अवॉइड करते हैं और सिर्फ कुछ पैसों को बचाने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्वालिटी एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस मॉड्यूल में हमने ये समझा
कि कौन कौन से ऐसे मेजर पैरामीटर्स हैं जिनको हमको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इंपैक्ट हो सकती है। थैंक यू। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमने क्या सीखा और ये कैसे हमें हेल्प करेगा टेंडर प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में। एक वेल आर्टिकुलेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका स्ट्रेंथ। ये आपके टेंडर प्रपोजल को मजबूत करता है, आपकी बिडर एबिलिटी को इम्प्रोवाइज करता है, आपकी प्लानिंग एबिलिटी को इम्प्रोवाइज करता है और प्रोजेक्ट एफिशिएंसी को डिलीवर करता है। तो आपकी टेंडरिंग प्रपोजल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टेंडर प्रपोजल स्ट्रांग होगा तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, आपका बिडिंग चांसेस इंप्रूव होगा। दूसरा है ये आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस और फोरसाइटिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने टेक्निकल कॉम्पिटेंट हैं। अगर आप नॉलेजेबल नहीं हैं, अगर आप टेक्निकल नहीं हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में सिर्फ साइट पर काम किया हुआ है और आपको लेबर के रेट्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कब कॉन्क्रीटिंग होगी, कब एग्जीक्यूशन होगा, कब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एग्जीक्यूट करनी है, कब हमें हेल्थ सेफ्टी मेजर लेने हैं नहीं लेने हैं, हमें कहाँ से साइट क्लियरेंस लेने हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ आप एक बिल्डिंग बना करके खड़ी कर देंगे, बट उसका कोई कॉम्पिटेंसी नहीं रह जाएगी। आपकी फोरसाइटिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपकी नॉलेज दिखना बहुत ज़रूरी है, आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस टेक्निक पे प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं। आपको चैलेंजेस पता होने बहुत ज़रूरी है कि आपके क्या क्या चैलेंजेस आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज कि अगर मान लीजिए कोई चैलेंज आ गया तो उसमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट मिटिगेट हो सके। तीसरा आता है कि इट शुड बी टेलर्ड, रियलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड। टेलर्ड, रियलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड से मतलब ये है कि आपको ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर द साइड या ओवर द हॉल प्रोजेक्ट नहीं बनाना है जो एग्जीक्यूट ही ना हो पाए। जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए, नियॉन द लाइन प्रोजेक्ट, या हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो लवासा सिटी जो थी पुणे की, वो पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही नहीं हुई थी, वहाँ पर लोग ही नहीं आ पाए। तो अगर आपका रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रियलिस्टिक नहीं होगा तो विजन भी रियलिस्टिक नहीं होगा, आपका कंस्ट्रक्शन भी रियलिस्टिक नहीं होगा, वो एग्जीक्यूशन तक ही नहीं पहुंच पाएगा, वो इनिशियल स्टेज में ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने बिड बहुत हाई कर दी, आपने अगर मान लीजिए क्वालिटी बहुत लो कर दी, तो आपका टेंडर ही नहीं अप्रूव हो पाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी ही नहीं शुरू हो पाएगी। चौथा आता है ये आपके एक बहुत ही ज़रूरी है आपकी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी में कि आपकी प्लानिंग एंड सिक्वेंसिंग हमेशा डिमॉन्स्ट्रेट होनी चाहिए। प्लानिंग को लोग इग्नोर करते हैं मेजरली कॉन्ट्रैक्टर साइड से, उनको लगता है प्लानिंग का कोई रोल नहीं होता, बट मेरा ऐसा मानना है कि प्लानिंग एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में बैकबोन होती है, किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की। अगर आपकी प्लानिंग गड़बड़ है इसका मतलब आपका एग्जीक्यूशन बिल्कुल गड़बड़ाएगा। अगर आपकी प्लानिंग सही है तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम रहेगा, जो भी चैलेंजेस होंगे आप उसको ऑन टाइम मिटिगेट कर पाएंगे और आप उसको एग्जीक्यूट एक सही लेवल पे कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे रिस्क आते हैं जो आने वाले टाइम पर इम्पैक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, वो अगर आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में या कंस्ट्रक्शन अप्रोच में नहीं है तो आपको एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी बनाएंगे तो वो बिल्कुल आपको हाईलाइट करेगा कि कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसको आपको मिटिगेट करना है, आपके कैसे और आपको उसको कैसे प्रोएक्टिवली एड्रेस करना है। अगला आता है डिटेल्स, मेथड, स्टेटमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। आपकी डिटेल अप्रोच होनी चाहिए, आपका मेथड, कौन सी मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं आप वो होना चाहिए, और आप कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप किस लेवल। आज की डेट में हम एआई की जनरेशन में हैं, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन में भी एआई यूज होते हुए देखेंगे। आपके जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनते हैं, आपके डीपीआर बनते हैं, आपके जो भी स्ट्रेटेजी बनती है, हमें उस टेक्नोलॉजी का ये यूज करना है कि वो कैसे मैन पावर को रिड्यूस ना करे, बल्कि हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ओनली हेल्प यू टू बिल्ड टू enhance your technical competency or your insight, but your thinking will make how the project will be more technical and how it will be detailed into the project statement. अगला आता है सेफ्टी, क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल कंसंट्रेशन। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की कि कैसे सेफ्टी मेजर रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट में, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी इंपैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे पास वी हैव ओनली वन अर्थ, और हम
अगर मदर अर्थ को इग्नोर करके अगर हम बाकी चीज़ों में सिर्फ कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारी नेचर को, मदर नेचर को या हमारी धरती माँ को अगर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट फॉर द मैनकाइंड, इट इज़ नॉट फॉर द पीपल। हमें ऐसा मिशन बनाना है जहाँ पर हम सस्टेनेबल ग्रीन कंस्ट्रक्शन कर पाएँ। एंड ये हमारी गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट है कि विज़न है कि हमें कंस्ट्रक्शन जो करना है, कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो हमें भी जो भी कंस्ट्रक्शन करना है वो ऐसा करना है कि जिसमें जितना कम से कम कार्बन एमिशन हो, जितना कम से कम एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मानवता को हेल्प हो, वो एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी। लास्ट आता है आपका क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन टीम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जो टीम ऑन साइट है या ऑफ साइट है या हेड ऑफिस में है, उनको वो विजन पता है या सिर्फ आपने ही पूरा प्लान बना लिया, आपके ही दिमाग में सिर्फ है और आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपकी टीम को कोई आइडिया नहीं है। एक विजन और एक क्लैरिटी आपकी टीम को भी होना चाहिए कि आपकी जो अप्रोच है टॉप टू बॉटम जानी चाहिए, कि आपका जो विजन है वो नीचे तक एक साइट लेवल को पता होना चाहिए, नहीं तो एक साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए कि आप किस लेवल का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, आपकी क्या सोच है। आप उस जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट हो, पॉसिबल ये करें, कोशिश ये करें कि आपका वो विजन या आपका वो स्कोप एटलीस्ट फील्ड इंजीनियर या रेजिडेंट इंजीनियर को तो पता ही होना चाहिए कि आपका जो मैनेजर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या आपका क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये पूरा एक कंक्लूजन था कि हम कैसे एक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका क्या रोल है टेंडर प्रिपरेशन में, आपको कैसे इससे मदद मिलेगी और कैसे आप इस टेंडर डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन को एक जितने भी आने वाले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप एक अच्छी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इम्प्रूव करके कैसे टेंडर डॉक्यूमेंट को विन कर सकते हैं, एक हाई चांस बना सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा स्कोप बना सकते हैं अपने लिए टू विन दिस टेंडर डॉक्यूमेंट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप इससे आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिला होगा और इसके बाद हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे, आपको वो टेस्ट पास करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।